नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगा रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। विधायक के पीए का ऑडियो वायरल, नगर निगम के इंजीनियर को दे रहे हैं धमकी। 3 मिनट की बातचीत में 72 बार की गई है अपशब्दों का प्रयोग। ऑडियो की चर्चा के बीच पीए राम नारायण पटेल ने इंजीनियर पर सीजेएम कोर्ट में दायर कर दिया मुकदमा। अमित शाह की जनसभा को सफल बनाने में दिन रात एक किए हुए हैं भाजपा नेता। इधर जदयू नेताओं ने मोदी और शाह को सद्बुद्धि मिले इसके लिए किया हवन पूजन। 2019 की वायदे को दिलाई याद। और मुजफ्फरपुर में गाय के गोबर से निर्मित दिए से इस दीपावली को जगमग करेगी अयोध्या नगरी। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के विधायक विजेंद्र चौधरी के पीए राम नारायण पटेल उर्फ राम नारायण सिंह और नगर निगम के कनीय अभियंता अमरेंद्र कुमार के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में विधायक विजेंद्र चौधरी के पीए राम नारायण पटेल ने नगर निगम के कनीय अभियंता अमरेंद्र कुमार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। 3 मिनट के इस फोन कॉल में 72 बार गाली दी गई है। वैसे इस वायरल ऑडियो की पुष्टि डे न्यूज नहीं करता है। हेलो, हाँ भैया, सकते हैं कि नहीं? अब तुमको धर लेंगे रे, मारे तुमको बचा लेगा, मारेंगे तो मार। तुम्हारा इंजीनियर है ना, मैं इंजीनियर गिरी निकाल देंगे मार। मुजफ्फरपुर में ना तुमको फूक दिया, एक पैदाइश का नहीं मार। कौन धर लेंगे? तुम आ जाओ, मार जो गोला शहर में तुमको बच्चे जान मार देंगे। के बीच में 100 लाठी मारेंगे। तुम देख लेना कि पैदाइश का फर्क होगा। तो मुजफ्फरपुर छोड़ाएंगे, तुम देख लेना। मुजफ्फरपुर के परती टोला निवासी राम नारायण पटेल उर्फ राम नारायण सिंह ने नगर निगम के कनीय अभियंता अमरेंद्र कुमार सहित 4 लोगों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। बता दें कि राम नारायण सिंह नगर विधायक के पीए है। परिवादी के अधिवक्ता मोहम्मद नसीरुद्दीन छोटे ने बताया कि न्यायालय ने मामले को स्वीकृत करते हुए 21 नवंबर को सुनवाई की अगली तिथि सुनिश्चित की है। मुकदमे में कहा गया है कि मुख्य आरोपी कनीय अभियंता ने 2-3 लोगों के साथ राम नारायण सिंह के घर पर जाकर न सिर्फ मारपीट की बल्कि उनकी पत्नी को भी बेइज्जत किया। उन्होंने बताया कि नाला निर्माण से हो रही परेशानी की जब सहायक अभियंता से शिकायत की गई तो उन्होंने कनीय अभियंता अमरेंद्र कुमार की क्लास लगा दी। इसी खुन्नस में कनीय अभियंता ने अपने लठैतों के साथ घटना को अंजाम दे दिया। आज नगर विधायक माननीय विजेंद्र चौधरी की पीए, उनके दरवाज़ा पर नाला बन रहा था, तो नाला में देरी से नाला बनाया जा रहा था, जिसकी शिकायत उसने सहायक अभियंता को कहा कि कनीय अभियंता को बार बार कहने पर, कनीय अभियंता अमरेंद्र कुमार को बार बार कहने पर भी वो नाला का निर्माण जल्दी नहीं कर रहे हैं, मेरा बच्चा लोग गिर रहा है। शिकायत करने पर सहायक अभियंता ने कनीय अभियंता का क्लास लिया, जिस पर वो नाराज़ होकर के कल दिनांक 2/11/23 को 6 बजे शाम को राम नारायण पटेल के घर पर जाकर 2-3 अज्ञात अपराधियों के साथ अमरेंद्र कुमार कनीय अभियंता जाकर उसको घर से बुलाए। घर से जब वो बाहर निकला तो ये सभी लोग उसको गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे, पटक करके गला पर पांव रख करके जान मारने की नीयत से गला दबाना चाहा। घिघियाने की आवाज़ सुनकर उनकी पत्नी निकली तो उनके पत्नी के साथ बेइज्जती किया गया, उनको कपड़ा जो ऐसे अर्धनंग कर दिया गया। उसके बाद सोने का हनुमान पहने हुआ था लगभग 50,000 रुपया का, राम नारायण पटेल उसको छीन लिया। महल्ले के लोग के आने पर ये लोग धमकी देते हुए चले आए कि हमारे साथ अपराधी ठेकेदार है, अगर तुम केस करोगे तो हम तुम्हारा हत्या करा देंगे। इसी कारण से आज सीजीएम साहब के यहाँ दाखिल हुआ, जिसका नालसी वाद संख्या 4107 है।
410723 धारा 341, 323, 504, 506, 307, 354B के अंतर्गत 379 के अंतर्गत जैसे मुकदमा दायर हुआ, जो 21 तारीख को डेट है। 21 तारीख को मुद्दई का ऐसे होगा, उसके बाद केस आगे प्रक्रिया केस की होगी। मुजफ्फरपुर को स्मार्ट बनाने को लेकर चल रहे निर्माण कार्य ने शहर की सड़कों का बुरा हाल कर दिया है। नगर निगम क्षेत्र की लगभग 2500 किलोमीटर की सड़कों में से 1200 किलोमीटर सड़क ऐसी हो गई है जहां या तो खुदाई चल रही है या फिर खुदाई के बाद गड्ढे हैं। गाड़ियां फंस रही हैं, पैदल चलने वाले गिर रहे हैं, बाइक सवार परेशान हैं। धर्मशाला चौक से मोती झील जाने वाली सड़क को सीवरेज और गैस पाइपलाइन बिछाने के नाम पर रातों रात खोद दिया गया, जिससे व्यवसायियों में खासी नाराजगी है। दुकानदारों ने बताया कि गुरुवार की रात दुकान बंद करके जाने से पहले सड़क ठीक था, सुबह आने पर सभी दुकानदार परेशान हो गए। दुकानदारों का कहना है कि त्योहारों के सीजन में सड़क खोद दिए जाने से ग्राहक दुकान तक नहीं आ पाएंगे। मोती झील व्यवसायी संघ के अध्यक्ष अब्दुल मजीद का कहना है कि नगर निगम जल्द से जल्द सड़क को ठीक करे, नहीं तो सभी व्यवसायी धरना पर बैठ जाएंगे। वहीं धर्मशाला चौक पर लेडीज कॉर्नर चलाने वाली अनीता देवी का कहना है कि इस प्रकार से सड़क को खोद दिए जाने से व्यापार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने नगर निगम से आग्रह किया कि जल्द से जल्द सड़क को ठीक कर दिया जाए। मोती झील मुजफ्फरपुर का हृदय स्थल कहलाता है। यहाँ मुजफ्फरपुर नगर स्टेशन से निकल के शहर में जाने के लिए प्रमुख मार्ग है। अभी पर्व का त्यौहार था, अभी आने वाले समय में दीपावली है, छठ है। आदमी इस भरोसे था कि अभी तक तो मंदी झेल ही रहे थे कि कुछ सीजन आया है, कुछ 2 रुपये आदमी कमाएगा, रोजी रोटी चलेगा हम लोगों का। और वो ऐसा हाल चाल किया है नगर निगम तोड़ ताड़ के इसको ऐसा जहन्नुम बना दिया हुआ है कि आदमी इसमें कुछ कर नहीं सकता है। अब समझिए कि आदमी भुखमरी के कगार पर आ गया। तो दुकानदारी ये रोड बनने से कितनी समस्या आ रही है तो बताइए। बहुत दिक्कत हो गया, दिवाली के बाद होता है। अभी छठ के समय में दुकानदारी चलता है, चोरी लट्टी की दुकान है रोड पे, इसमें बहुत फर्क पड़ गया है। अभी नहीं खोदाना चाहिए था, दिवाली के बाद खोदा था, छठ के बाद कुछ दिन मंदा रहता है दुकान। अभी तो चलती है, सब मंदा पड़ गया। अभी तक सुबह से एक ही चूड़ी बेचे। क्या लग रहा है इस चीज़ पर नगर निगम को सोचना चाहिए? ऐसे भी अभी नहीं करवाना है तो जल्दी करवाए। ये तो खोद के लोग छोड़ देता है, 6-6 महीना साल भर इसी तरह पड़ा रहता है। और व्यवसायिक संघ इसका पुरजोर विरोध करता है कि आने वाले 2-3 दिनों में अगर सही नहीं हुआ तो हम अनशन भी करेंगे और जिस बड़े पदाधिकारी का होगा हम घेराव भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुजफ्फरपुर में 5 नवंबर को आयोजित होने वाले जनसभा के मद्देनजर विधि व्यवस्था को लेकर डीएम प्रणव कुमार और एसएसपी राकेश कुमार ने शुक्रवार को पताही हवाई अड्डे का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर मंच, पार्किंग, बिजली, स्वास्थ्य, पेयजल, शौचालय, हेलीपैड आदि की व्यवस्था पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मौके पर मौजूद भाजपा के नेताओं ने भी फीडबैक दिया। मुजफ्फरपुर के बिशनपुर बगनगरी पंचायत की महिलाओं द्वारा गाय के गोबर से बनाए दीपक से इस दीपावली में अयोध्या नगरी जगमग करेगी। यही नहीं, इस स्पेशल दीप की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी है। कनाडा और नेपाल में भी यहां बने गोबर के दीप को भेजने की तैयारी चल रही है। एनजीओ के माध्यम से इसे इंटरनेशनल मार्केट में भेजा जाएगा। बगनगरी पंचायत में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में काम कर रही 26 महिलाएं गाय के गोबर से दीप तैयार कर रही हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी बताती हैं कि महिलाएं कचरा प्रबंधन के साथ साथ दीप भी बना रही हैं और अपना परिवार भी संभाल रही हैं। माइक्रो फाइनेंस योजना से महिलाओं को रोजगार के लिए राशि दी जाती है। मुखिया बबीता कुमारी ने बताया कि इस दीपावली में यहां बने गोबर के दीपक से भगवान राम की नगरी अयोध्या भी रोशन करेगी। 4 वैरायटी का सामान बन रहा है, जैसे कि गोबर से दीपक तैयार हो रहा है, संभरानी कप तैयार हो रहा है और ये मच्छर वगैरह भगाने के लिए धूप बत्ती जो होता है वो बन रहा है और कोन बत्ती बन रहा है जो कि पूजा में इस्तेमाल होता है। डिमांड अयोध्या से भी है? हाँ, अयोध्या से भी है। कितने दिए यहाँ से भेजे? अभी 2 लाख दिया का डिमांड है और 2 लाख में भेजने का कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? यहाँ पे अभी 25 महिलाएं काम कर रही हैं।
और ये इसको ज़्यादा बढ़ाया क्योंकि डिमांड ज़्यादा होने के कारण इसको हम 50 से 100 ले जाने के चक्कर में है कि उतना महिला लोग यहाँ पे काम करें। जितना महिला जुड़ जाएंगे, जैसे डिमांड होगा उस हिसाब से महिला लोग आगे बढ़ते जाएंगे। क्या बना रहे हैं? दिया बना रहे हैं। कौन चीज से बनाते हैं? इसमें पाउडर मिला है 2 रंग का और गोबर मिला है। गोबर से बन रहा है। और क्या क्या बनता है यहाँ पे? अगरबत्ती बन रहा है और हवन कुंड वाला ये बन रहा है। सामने देखिए। और कितनी महिलाएं यहाँ पे काम करी हैं आपके साथ? 10-20 है, अभी ज़्यादा नहीं है। तो मुख्य रूप से भी दिए बनाए जा रहे हैं। जी ट्रेनिंग वगैरह भी कराया गया है? जी, अभी ट्रेनिंग चल रहा है। मैं यहाँ धूप बत्ती दिया संभारानी कप ये सब बनाने का ट्रेनिंग दे रही हूँ। गोबर से बनाया गोबर से दिया बनाया जाता है। कितनी महिलाएं यहाँ पे जुड़ी हुई हैं? किन लोगों को अब तक यहाँ अभी नया ट्रेनिंग शुरू हुआ है। यहाँ 25-30 लेडीज जुड़ी हुई हैं। इसके आगे भी और भी बहुत सी महिलाएं जुड़ेंगी, उनको आगे रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, वो सीखेंगी अच्छी तरह से। महिलाएं इसके प्रति जागरूक, हाँ जागरूक है। बहुत सी महिलाएं आती हैं, सीखती हैं, देख के जाती हैं। अब धीरे धीरे इन लोगों की संख्या बढ़ने जा रही है। शुक्रवार को आयोजित नागरिक मोर्चा एवं शहीद खुदीराम बोस प्रफुल्ल चंद्र चाकी स्मारक समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि दीपावली के दिन शहीद स्मारकों पर एक दीप शहीदों के नाम जलाने का कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने बताया कि 3 वर्ष पहले आरएसएस तत्कालीन जिला प्रचारक नरेंद्र जी के नेतृत्व में शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से एक दीप शहीदों के नाम कार्यक्रम का श्री गणेश किया गया था, जो आज तक चल रहा है। शहीद खुदीराम बोस प्रफुल्ल चंद्र चाकी स्मारक स्थल, शहीद बैकुंठ शुक्ल स्मारक स्थल, शहीद आजम भगत सिंह स्मारक स्थल, शहीद जुब्बा सहनी स्मारक एवं भगवान लाल स्मारक स्थल पर दीपावली के दिन लगभग 5000 दिए जलाए जाएंगे। इसके लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई है। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष आलोक अभिषेक, आनंद महतो, मनदीप रजक, आशा सिन्हा, सोहन प्रसाद सिंह, प्रेमचंद्र सिंह, सचिदानंद तिवारी, हरिकिशोर प्रसाद सिंह, अंजनी कुमार पाठक, गौरी शंकर राय सहित कई लोग शामिल रहे। आज नागरिक मोर्चा की एक आवश्यक बैठक शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय आलोक कुमार अभिषेक जी की अध्यक्षता में संपन्न हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि आने वाले दीपावली पर शहीदों और महापुरुषों के स्मारकों पर, मजारों पर दिया जलाने का कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। एक दीप शहीदों के नाम जलाने की अपील हम लोग देशवासियों से कर रहे हैं। जहां भी शहीदों का स्मारक है, मजार है, वहां पर एक दीप जलाइए। आज़ाद भारत का दीपावली हमारे क्रांतिकारियों ने नहीं देखा। उन्होंने गुलाम भारत में गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई भारत माता की बेड़िया को तोड़ने के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। सब लोगों से हम आग्रह करेंगे कि आप दीपावली के दिन अपने घर में दिया जलाने के पहले शहीद स्मारकों पर जलावें। हम लोग प्रत्येक वर्ष शहीद खुदीराम बोस स्मारक सहित कई स्मारकों पर पहले हम दिया जलाते हैं, तब हम अपने घरों में जाकर दिया जलाते हैं। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज हम नागरिक मोर्चा की बैठक के माध्यम से एक अपील और करना चाहते हैं आम जनता से कि चाइना मेरा दुश्मन है, चाइना गद्दार है, वह हमारे पीठ में छुरा भोगता है। इसलिए दीपावली के अवसर पर या किसी भी ओकेजन पर चाइनीज सामान को नहीं खरीदे। चाइनीज सामान का बहिष्कार करें, चाहे वो बिजली का सामान हो या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान हो। नागरिक मोर्चा या आम जनता से अपील करती है, तमाम देशभक्तों से, कि चाइना हमारे भारत का गद्दार है, देशद्रोही है, वो हमारे पीठ में खंजर भोगता है। इसलिए चाइनीज सामानों का बहिष्कार करें, चाइनीज बॉल बत्ती नहीं जलावे और प्रदूषण मुक्त दिवाली हो। मुजफ्फरपुर के बालूघाट ढलान हनुमान मंदिर के पास शुक्रवार को धूमधाम से उज्जवल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। शहर के सुप्रसिद्ध IAS कोचिंग सेंटर के संस्थापक डी आचार्य ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। पूर्व डिप्टी मेयर
विवेक कुमार और संस्थापक मनीषा जायसवाल ने केक भी काटा। लाइब्रेरी में छात्रों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की किताबें पढ़ने के लिए टेबल, एसी की सुविधा, आरओ वाटर, फ्री वाईफाई के साथ गाड़ी पार्किंग करने की भी सुविधा मिलेगी। डी आचार्य ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये शुरुआत छोटी सी है, लेकिन इसका लाभ आसपास के बच्चों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि ज्ञान का कोई विकल्प नहीं होता है, अध्ययन करने से ही परिणाम मिलेगा। वहीं संस्थापक मनीषा जायसवाल ने बताया कि बच्चों को उचित शिक्षा देने एवं मार्गदर्शन के लिए इस लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है। इस इलाके में छात्र छात्राओं को लाइब्रेरी में पढ़ाई के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था, जो अब उनके बगल में ही विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ मिलेगा। मौके पर संतोष जायसवाल, श्रेय जायसवाल, ऋषि आर्य, आयुष आर्य, शिखा चौधरी, मीरा चौधरी, अक्षत सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उज्ज्वला लाइब्रेरी के उपलक्ष्य में पहले तो इनके जो प्रबंधक हैं उनको बहुत बहुत बधाई है और शुभकामना है। ये लाइब्रेरी अपने उद्देश्यों को पूरा करे और यहाँ के बच्चों के भविष्य को उज्जवल करे। आज के समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत अमूमन हो गया है और ई लाइब्रेरी के माध्यम से पहले तो किताबों के लाइब्रेरी का चलन था, लेकिन अब ई लाइब्रेरी से क्या है कि आप पूरे दुनिया से जुड़ जाते हैं। पूरे दुनिया में क्या क्या आविष्कार हो रहे हैं, क्या क्या नया नया संभावनाएं बन रही है, उन सब चीज़ों को चाहे तो विद्यार्थी देख सकता है और ई लाइब्रेरी के माध्यम से वो अपने आप को भी अपडेट करता रहेगा। और अब जब अपडेट करेगा अपने आप को तो निश्चित तौर पर वो सफलता को भी प्राप्त करेगा। इसलिए आज के समय में ई लाइब्रेरी का बहुत महत्व है और कम उचित मूल्य पे मुजफ्फरपुर के विद्यार्थियों को ये सुविधा मिल रही है। निश्चित है कि वो लाभ उठाएंगे। बहुत शांत माहौल भी है यहाँ का। यहाँ पर आकर 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा सेल्फ स्टडी का ही महत्व है। कोचिंग के माध्यम से सिर्फ पैसे की उगाही होती है, लेकिन ई लाइब्रेरी एक ऐसा है प्लेटफॉर्म जहाँ पर बच्चे खुद सेल्फ स्टडी करते हैं और सेल्फ स्टडी निश्चित तौर पर भविष्य को उज्जवल करता है और कोई भी कंपटीशन में सेल्फ स्टडी का ही महत्व है। तो उस दिशा में ये अग्रतर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा, ऐसी शुभकामना है और बहुत बहुत बधाई है लवली जी को, संतोष जी को, इन लोगों को। ये लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन यूपीएससी का बहुत सारे चीज़ लक पे भी डिपेंड करता है, लेकिन निश्चित तौर पर वो न कर सके। तो यहाँ पर जो बच्चे आएंगे हो सकता है उसमें ही कोई यूपीएससी करे, कोई बीपीएससी करे या विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करेगा। तो निश्चित तौर पर इस मुजफ्फरपुर का भी गौरव बढ़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत बधाई। और मैं ठाकुर जी से ये निवेदन करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि लाइब्रेरी बहुत बढ़िया चले और मनीषा जी मुजफ्फरपुर के खास करके अखाड़ा घाट क्षेत्र में जो ज्ञान विज्ञान के विस्तार में अपना योगदान देने की कोशिश कर रही हैं, ये हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है। मैं तो यह कह रहा हूँ कि एक हमारे यहाँ बख्तियार खिलजी आया था जिसने नालंदा के लाइब्रेरी को जला दिया और लाइब्रेरी, विश्वविद्यालय, यह सब जो है वो इसको चलाना या इसको प्रारंभ करना भी अपने आप में ज्ञान विज्ञान के प्रसार की इसमें बहुत बड़ी इसमें भूमिका होती है। तो मुझे लग रहा है कि इस लाइब्रेरी के माध्यम से इस क्षेत्र में ज्ञान विज्ञान के विस्तार को निश्चित रूप से बल मिलेगा। और दूसरी बात, एक छोटी शुरुआत है लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण, व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी इनको काफ़ी लाभ होंगे और इन क्षेत्रों के बच्चे जो यहाँ करके पढ़ेंगे और ज्ञान अर्जित करेंगे उसका लाभ पूरे राष्ट्र और बिहार को मिलेगा। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं दे रहा हूँ। और मनीषा जी हमारे यहाँ पढ़ी थी और उस समय रिजल्ट भी उन्होंने लिया था और मुझे लग रहा है कि उसका लाभ जो भी बच्चे यहाँ आएंगे उसको मिल पाएगा। मैं भी अदा कदाते रहूँगा और यहाँ पर कुछ इस तरह के प्रोग्राम होंगे तो आचार्य इसकी तरफ से भी जहाँ तक हो सकता है योगदान दिया जाएगा। और छात्रों से सर क्या मैसेज? छात्रों को मैं यही कहूँगा कि जो ज्ञान है उसका कोई विकल्प नहीं है और ख़ास करके जो सामान्य परिवार से बच्चे हैं उनका सबसे बड़ा धन विद्या ही है। और विद्या, विद्यार्थी कुत सुखम सुखार्थी कुत विद्या। तो यहाँ पर आकर के अगर कुछ देर पढ़ेंगे
4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, तो वो जो उनके रिज़ल्ट में कहीं ना कहीं काउंट करेगा। तो रिज़ल्ट एक महत्वपूर्ण विषय होता है बच्चों के लिए करियर के संदर्भ में, और वो कुछ न कुछ साधना, ये साधना स्थली बनाई गई है जहाँ पर 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा जितना समय उनको मिलता है आएँ और अध्ययन करें, अध्ययन कुछ समझें, सीखें और उसका परीक्षा में उपयोग करें। तो बच्चों के लिए यही कि मेहनत करें और जितना जल्दी हो सके अपने करियर को सेट करें, बेहतर नौकरी प्राप्त करें। उज्ज्वल लाइब्रेरी के नाम से अखाड़ा घाट, बालूघाट दुल्हानी अखाड़ा घाट रोड में हनुमान मंदिर के नज़दीक गली में खुला है। और इसका लोकेशन में एक मेन लोकेशन विश्वकर्मा प्लाई है, वहाँ से आप आसानी से इसका एड्रेस निकाल सकते हैं। मैं इसकी संस्थापक मनीषा जायसवाल हूँ। और ये लाइब्रेरी खोलने का मेरा मकसद था कि मैं बच्चों को उचित शिक्षा दे सकूं, क्योंकि मैं शिक्षा की लाइन में थी। मैंने भी सिविल सर्विस की तैयारी की है और मैं चाहती हूँ कि बच्चे अच्छे से पढ़ पाए, क्योंकि यहाँ से जो भी लाइब्रेरी है वो अधिकतर आपको 5 किलोमीटर की दूरी पर ही आते हैं। तो यहाँ के बच्चों को, खासकर लड़कियों को, उतना दूर जाने में काफ़ी असुविधा होती है। तो मेरा एक मकसद है कि मैं यहाँ पे खोलूँ और बच्चे बच्चियाँ जो भी हो यहाँ पे आए और अपने समय को बचाए, और उनको नज़दीक में अगर ये लाइब्रेरी खुला है तो उसका वो उचित उपयोग करें। क्या कुछ सुविधा है बच्चों को? यहाँ पर आपको, मेरी सीट लिमिटेड है, 19 सीट की ही मेरी लाइब्रेरी बन पाई है। और यहाँ पर आपको फुली वाईफाई है, एसी का सुविधा है, प्योर आरओ वाटर है, नीट एंड क्लीन वॉशरूम है और पार्किंग सुविधा है। यहाँ पे मैं बुक्स अवेलेबल से करवाऊँगी। अभी चूँकि मेरे पास कुछ बुक्स आए हुए हैं सिविल सर्विस के, और जैसे जैसे जो बच्चे बोलेंगे कि मुझे मैम इस चीज़ का बुक्स का चाहिए, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा या किसी भी तरह से, तो हम उसको अपनी तरफ से सोचेंगे कि बुक उसको हम प्रोवाइड करवाएं। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने और आम लोगों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिलाने पर चर्चा की गई। बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने इलाके की समस्याओं को भी सामने रखा। डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि जिला परिषद पूरे जिले में विकास के कार्य करने को लेकर जो भी जरूरी कदम है उसे उठाने का कार्य करेगी। वहीं एमएलसी दिनेश सिंह ने कहा कि बैठक में विकास के कार्यों को गति देने और परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर कहा गया है। जिला परिषद की सामान्य बैठक है, सामान्य बैठक था और एक सभी विभाग का समीक्षा की गई, विकास में कहाँ क्या हो रहा है जानकारी दी गई, और कुछ मुद्दा था जिला परिषद का जिसे पारित किया गया है, उसका कॉपी आपको दे दिया जाएगा कि क्या क्या पारित किया गया। वो तो समस्या तो होता ही रहता है, उसका समाधान होता है, समस्या समाधान का ही जरूरी है। आज जिला परिषद की सामान्य बैठक आहूत की गई थी, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसमें पिछली बैठक के जो प्रोसीडिंग थी उसका अनुपालन प्रतिवेदन को स्वीकार किया गया, उसका विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उसके साथ ही साथ जो जिला परिषद के नियंत्रणाधीन विभिन्न विभाग हैं उनकी समीक्षा भी की गई है। सभी पदाधिकारी थे जिनके, और हमारे जो माननीय पार्षदगण हैं उन्होंने जो भी इश्यूज थे उनको रेस किया। सभी विभागों की समीक्षा की गई है और आगे भी हम लोग इस प्रकार से ससमय जिला परिषद की बैठक करते रहेंगे ताकि हम लोग टाइमली और जो जिला परिषद के जो भी कार्य हैं उनको ससमय करवा सकें। मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा क्षेत्र के पताही हवाई अड्डा से 5 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2024 के चुनाव का शंखनाद करने जा रहे हैं। वैशाली से भाजपा के कई कद्दावर नेता यहां से ताल ठोक रहे हैं। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने सबसे पहले यहां से अपनी दावेदारी पेश कर दी थी। इसके बाद साहिबगंज के विधायक राजू सिंह ने भी वैशाली संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। वहीं पूर्व मंत्री अजित कुमार भाजपा में शामिल होने के साथ ही वैशाली से चुनाव लड़ने का दावा कर चुके हैं। वैशाली संसदीय क्षेत्र की स्थिति एक अनार 100 बीमार वाली बन गई है। अमित शाह के कार्यक्रम की सफलता को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी जिला अध्यक्ष रंजन कुमार का मानना है कि अमित शाह की सभा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है, यह मैदान छोटा पड़ जाएगा। वहीं बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा कि जनता मन बना चुकी है। बिहार से 40 में 40 सीट बीजेपी मिलेगी। पताही हवाई अड्डे के सवाल पर अजय निषाद ने कहा कि राज्य सरकार जमीन दे दे तो तुरंत काम शुरू हो जाएगा। इधर पूर्व मंत्री अजित कुमार ने कहा कि बीजेपी को देख विपक्ष प्रेशर में आ गई है।
अमित शाह हमारे कांटी के माटी पर आ रहे हैं, हम सब के लिए बेहद सौभाग्य का बात है और हम लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे। पिछले 1 महीने से मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाकर सभा करके बैठक करके हमने मुजफ्फरपुर वासियों से अपील किया, कहा कि अपने धरती पर भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे दुनिया के सबसे बड़े जन नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संदेश लेकर आने वाले हैं। लोगों में जैसे ही सूचना मिला बेहद उत्साह उनके चेहरे पर दिखा और आज तो जो स्थिति है कि परसों 11 बजे तक 5 तारीख को ये पूरा इलाका मोदीमय हो जाएगा और इतिहास बदल जाएगा उस दिन मुजफ्फरपुर का सभा के मामले में, जैसा ऐतिहासिक सभा यहाँ होगा। भीड़ 2 लाख से ऊपर 2 लाख 3 लाख लोग रहेगा, समय शुद्ध रहेगा। इतना लोग रैली पड़ा हुआ है, इतना लोग अपने साधन से आएंगे जो उसका समय शुद्ध है। सभी कार्यकर्ताओं को भी टास्क दिया गया है। कार्यकर्ता का तो नैतिक जिम्मेवारी है कि नेता आवेगा तो एकदम अलर्ट मोड में। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी लोग का कहीं न कहीं कार्यक्रम निरंतर लग रहा है। हम लोग चुनाव का तैयारी पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। आप पिछले दिन देखे होंगे कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब आए थे। उसी के कड़ी में मुजफ्फरपुर लोकसभा में हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। तो लोगों में भी बहुत ज़्यादा उत्साह है और चुनाव का तब 4-5 महीना ही रह गया, कब शुरू हो जाएगा, कब आचार संहिता लग जाएगा। तो उससे पहले भी हम लोग चाहते हैं कि जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनका एक दौरा कम से कम यहाँ पे हो जाए। तो उससे होता है कि जो कार्यकर्ता हमारे हैं उत्साहित हो जाते हैं और चुनाव में तन मन धन में लग जाते हैं। वैशाली जो जनतंत्र की जंगी है और एक तरीके से भाजपा के लिए तो एक बड़ी परेशानी का सबब है। एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है, सब दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी का जो भी निर्णय होता है उसको सभी लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन जब तक ये निर्णय नहीं होता है तो सभी लोग दावा करते हैं और उसका दावा करने का अधिकार भी है। कोई चीज़ कोई मांगेगा नहीं तो फिर मिलेगा कैसे? तो टिकट में जो प्रत्याशी होते हैं उनका दावा मजबूत भी होना चाहिए और उनको दावा करना भी चाहिए। तो इसी के कड़ी में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ सकती है, तो उसमें उम्मीदवारी की संख्या बढ़ी है तो ये अच्छी बात है। कितनी भीड़ दिखनी चाहिए, मतलब जो किस तरह से तैयारी? लाखों की संख्या में है और तैयारी आप देख रहे हैं, सभी लोग उत्साही हैं। जितने भी पूर्व प्रत्याशी हमारे रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, वर्तमान में जो विधायक हैं सो रहे हैं, हम लोग हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं। ये रैली जो है ऐतिहासिक रैली होगी। 24 की तैयारी में भाजपा तो जुटी हुई है, क्या सांसद अजय निषाद भी अपनी दावेदारी के लिए जुटे हुए हैं? वो तो केंद्रीय नेतृत्व का तय करना है। उम्मीदवार वही फाइनल होता है जिसका नॉमिनेशन होता है, उससे पहले कोई चीज़ क्लियर नहीं होता है किसी का भी। और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वही तय करता है। इसमें सभी लोग का आकलन, सभी लोग से फीडबैक, जितना भी है सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है कैंडिडेट के बारे में, तो उस पर ये लोग आप स्वस्थ अपनी टिकट को लेकर? हम 365 दिन सभी दिन काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। तो मेरे प्रति जो जितना भी जो ज़्यादा आक्रोश ऐसा होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अच्छी बात है क्योंकि सभी लोग से मिलते जुलते रहें, जो समस्या है यहाँ का तो उसका भी लगातार निरंतर आवाज़ उठाते रहते हैं। मुजफ्फरपुर महानगर जनता दल यूनाइटेड की ओर से पताही एयरपोर्ट के सामने सद्बुद्धि हवन पूजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व महानगर अध्यक्ष अनुपम कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में इसी पताही एयरपोर्ट मैदान से गरज के गए थे कि पताही एयरपोर्ट भी जल्द ही आप सभी को नियमित सेवाएं देना शुरू कर देगा। लेकिन 4 सालों के बाद गृह मंत्री अमित शाह का आगमन उसी पताही एयरपोर्ट मैदान पर होना है और फिर से चुनावी जुमले से जनता को ठगने का काम किया जाएगा। आम जनता के साथ फिर से छलावा होगा, इसलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सद्बुद्धि के लिए हवन पूजन किया गया है। देखिए, आज हम लोग सद्बुद्धि हवन एवं पूजा किए हैं। ये 2019 के चुनावी सभा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पताही हवाई अड्डा के मैदान से उन्होंने एक शंखनाद किया था कि पताही एयरपोर्ट सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, जो विगत 5 वर्षों से
इस पर कोई काम नहीं हुआ। अब देश के गृह मंत्री जी आ रहे हैं, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने फिर जुमला बोल के क्या मुजफ्फरपुर और वैशाली के जनता को आपने छलने का फिर से पुनः काम किया? क्या हम इस भोली वाली जनता का क्या कसूर है? आपको प्रचंड बहुमत दे करके दिल्ली के सत्ता में बैठाया गया, तो आपने ही वादा किया कि यहाँ पताही एयरपोर्ट सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। तो आज मुजफ्फरपुर की जनता यही जानना चाहती है। तो अब जब कुछ भी नहीं होता देख और देश के गृह मंत्री फिर चुनावी सभा में आ रहे हैं, तो हम लोग प्रभु के सामने शांति हवन करके, सद्बुद्धि हवन करके हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि क्या ये बताने का वो लोग कष्ट करें कि क्या यह भी जुमला था, क्या आपने छलने और ठगने का काम किया था मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत उत्तर बिहार के जनता को। इसी के लिए यह कार्यक्रम किया गया। देखिए ये मेरे वक्तव्य नहीं, मैं एज ए मुजफ्फरपुर के जनता के हैसियत से जो यहाँ तमाम लोग हैं, हम लोग एक एयरपोर्ट के डिमांड को लेकर, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 में इस बात को बोले, अब देश के प्रधानमंत्री जी बोले और वो चीज़ पूरा नहीं हो रहा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोग भगवान के शरण में आए हैं, इसलिए हम लोग शांति। मुख्यमंत्री से बात हुई कि जमीन, कभी मुख्यमंत्री से बात हुई कि जमीन एक्वायर करके दिया जाए? नहीं, जमीन की बात कभी आई ही नहीं है सामने, इस तरह की बातें कभी नहीं आई। क्या आपको आई हैं? जैसे नित्यानंद राय ये सब जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अब मैं नहीं बता सकता, मैं तो वही जानता हूँ एक आम नागरिक के तरह कि मैं भी इस मैदान में 2019 में हम सारे मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के लोगों ने और पूरे देश के लोगों ने सुना था कि देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से बोला था कि सुचारू रूप से पताही एयरपोर्ट की सेवा चालू कर दी जाएगी। आज 2023 के आप अक्टूबर में खड़े हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। थोड़े अपने माइक और कैमरे को सामने रोड के उस तरफ भी ले जाइए और लोगों को दिखाने का काम कीजिए कि क्या यह एयरपोर्ट चालू हो गया, क्या हुआ। हम लोग इस डिमांड के साथ में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या ये नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमारे नेता तो जो बोलते हैं सो करते हैं। कल का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन था, देश के लिए। कल 1,20,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्रों को बिहार सरकार बांट के इस देश में कीर्तिमान करने का काम किया है माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने। विद्यालय रसोइया यूनियन सहित करीब 1 दर्जन संगठनों ने एक स्वर से कहा कि आसमान छूती महंगाई में विद्यालय रसोइया साल में 10 माह के लिए प्रति माह की दर से 1650 रुपए पाती है। इतनी राशि में रसोइया अपने परिवार के लिए प्रति माह सिलेंडर, तेल और मसाला जुटाना असंभव है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, समुचित भोजन सहित अन्य सामग्री उपलब्ध कैसे कराएगी। विद्यालय रसोइया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, न्यूनतम मजदूरी प्रति माह 22,000 लागू करने, पीएफ पेंशन, सामाजिक सुरक्षा देने, सभी तरह के अवकाश की सुविधा देने, मध्याह्न भोजन योजना का निजीकरण पर रोक लगाने जैसे मांगों पर मुख्यमंत्री के समक्ष 31 अक्टूबर को संयुक्त प्रदर्शन किया गया। आगे सरकार को रसोइया की मांग को पूरा करने का 29 नवंबर 2023 तक का समय दिया गया है। शुक्रवार को आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में नेताओं ने कहा कि अगर सरकार विद्यालय रसोइया की न्याय संगत मांगों को नजरअंदाज करती है तो आगामी 30 नवंबर से बिहार के विश्वविद्यालय रसोइया अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होगी। विद्यालय रसोइया यूनियन, मध्याह्न भोजन यूनियन की संयुक्त कॉन्फ्रेंस आज 3 नवंबर 2023 को कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि 31 अक्टूबर 2023 को बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन, बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन, बिहार विद्यालय रसोइया संघ एकटू, बिहार विद्यालय रसोइया संघ एटक, बिहार मिड डे मील कर्मचारी यूनियन सीटू का संयुक्त तत्वाधान में पटना में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन में के माध्यम से मुख्यमंत्री को चेतावनी दी गई कि रसोइया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम मजदूरी प्रति माह 22,000 रुपया, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, पीएफ सहित सभी जनवादी अधिकार, उनको छुट्टी की सुविधा, सभी तरह के अर्जित अवकाश की सुविधा सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों ने प्रदर्शन किया। उनको चेतावनी दिया कि ये जो रसोइया का संयुक्त
गठबंधन बना है, ये 29 नवंबर तक हम लोग सरकार के उचित जवाब का हम लोग इंतज़ार करेंगे। सरकार हमारे सवालों का समाधान नहीं करती है, समस्याओं का समाधान नहीं करती है, क्योंकि आज आसमान छूती महंगाई के दौर में रसोइया को प्रति माह 1650 रुपये और साल में 10 माह के लिए दिया जाता है। इतने रुपये में रसोइया अपने परिवार के लिए गैस सिलेंडर, तेल मसाला भी जुटा नहीं पा रही है। वैसे स्थिति में उनके लिए बच्चे का भोजन कराना, बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था करना, परिवार के सदस्यों को बीमार पड़ने पर इलाज कराना और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करना मुश्किल है। ऐसे स्थिति में रसोइया आज रोड पर उतरने के लिए बाध्य हैं। इसलिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं, ये समय रहते हुए 29 नवंबर 2023 तक अगर सरकार रसोइया के समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो 30 नवंबर से पूरे बिहार भर में रसोइया का अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा और इस हड़ताल में जो बच्चे का भोजन बाधित होगा, विद्यालय में भोजन नहीं बनेगा, इसकी जिम्मेवारी रसोइया यूनियनों की नहीं होगी, ये सरकार की होगी। इसके लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेवार होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।